हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आज फिर हम लोग जुड़ रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास, पॉलिटी की क्लास एनसीईआरटी में क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। लगातार आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्लास 6, 7 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, क्लास 8 में है। 8 के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो इकाई 2 यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, और अगर चैप्टर की बात करेंगे तो अध्याय 3 है ये। आज हम पढ़ने वाले हैं कि संसद की आवश्यकता हमें क्यों, मतलब पॉलिटी की तरफ लगातार हम लोग यहाँ पे अग्रसर हो रहे हैं, और अध्याय 3 में हमें संसद की आवश्यकता की बात है। आखिर हमें संसद चाहिए क्यों? तो जब भी अगर आप बात करेंगे, जब हम संसद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको समझना है कि यहाँ संसद से हमारा मतलब केंद्रीय विधायिका से है। इससे केंद्रीय विधायिका से है, केंद्रीय विधायिका से है, केंद्रीय विधायिका से है। केंद्रीय विधायिका में हमें देखने को मिलेगा कि 3 अंग होते हैं राज्य सभा के रूप में। उच्च सदन कहलाता है ये, उच्च सदन। लोकसभा की हम बात करेंगे, इसे निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका भी होता है और राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग होता है, इसलिए बहुत सारे विधायी शक्ति हमारे राष्ट्रपति को भी प्राप्त होती है। तो सरकार के लिए 3 अंग चाहिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, और हमें संसद क्यों चाहिए? तो देश के लिए एक मजबूत कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानूनों का निर्माण करने के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करने के लिए हमें चाहिए संसद। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में यह निर्णय प्रक्रिया, सहभागिता, लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचार आपस में जुड़ेंगे, जो संसद के रूप में हमें देखने में सहयोगी होंगे। अगर हम बात करें तो यही वो तत्व हैं जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभिव्यक्ति संसद के रूप में हमें मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहयोग करती है, सरकार पर कैसे ये अंकुश लगाने में मदद करती है, और इसी आधार पर संसदीय भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व भी हमें संसद के रूप में देखने को मिलता है। लोगों को फैसला लेना क्यों चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है जो यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर लोगों को निर्णय लेने का अधिकार क्यों होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक साथ मुश्किलों का सामना किया, आंदोलन चलाया। समाज का हर एक तबका इस आंदोलन में जुड़ा रहा। तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े रहे। औपनिवेशिक शासन की बात अगर हम करें तो औपनिवेशिक शासन के तहत ब्रिटिश सरकार ने से हम भयभीत रहते थे। सरकार के बहुत सारे फैसले से हम असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करें तो भारी खतरों का सामना हमें करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल दी और राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे, जिसे हम अभिव्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। हम अपनी मांगों को पेश करने लगे। 1855 में ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संगठन हमने बनाया और प्रश्न पूछने का अधिकार हमने मांगा। हम प्रशासन में जाने लगे। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी। शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार था, न ही हम लोग निर्णय लेते थे। हालांकि लगातार हम इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें बड़े स्तर पे विधायिका में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया जाए। अगर इसके
थोड़े से इतिहास को आप देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन में भागीदारी की बात है, आप देखेंगे सबसे पहले 1861, जिसको हम लोग परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं, परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। और ये परिषद अधिनियम के कारण ही हमें अलग अलग ढंग से अभिव्यक्ति कानून बनाने में हमारी सहभागिता निर्भर हो सके। 1861 में पहली बार विधायिका में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, 3 भारतीयों को शामिल किया गया। और यहाँ पे चर्चा करने का अधिकार था, केवल चर्चा का अधिकार था, चर्चा का अधिकार था, वो भी सामान्य विषयों पर। बजट पर तो चर्चा भी नहीं कर सकते थे, चर्चा भी नहीं कर सकते थे 1861 में। लेकिन बात यहां तक चली नहीं, फिर से आगे आया 1892 का परिषद अधिनियम आया। यहां पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और बजट पे चर्चा का अधिकार मिल गया, अब बजट पे चर्चा भी कर सकते थे। फिर आगे हम बढ़े और फिर आता है 1909। 1909 में हमें प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, बजट पर भी हम प्रश्न पूछ सकते थे इस तरीके से। और 1919 में हम भारतीय निर्वाचित होने लगे और निर्वाचित होके अब हम पूरे चर्चा के साथ कानून बनाने में अग्रसर हो गए 35 में। तो इस तरीके से देखें तो ब्रिटिशर्स के समय में भी हमने ये दबाव बनाया कि हमें कहाँ शामिल किया जाए, विधायिका में शामिल किया जाए। और विधायिका में शामिल हुए और धीरे धीरे ज्यादा अभिव्यक्ति की मांग की। और 1947 के बाद हमने खुद अपनी विधायिका बना ली, हमारा संसद हमारे अस्तित्व में है। अब देश के लिए सारा कानून सॉवरेन रूप से हमारी संसद बनाती है। कुछ बातें हैं यहाँ पे, जैसे ही बताया गया है कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों ने हिस्सेदारी ली। राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था स्वतंत्रता भारत के सभी लोग जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं, इसलिए स्वतंत्रता मिलने पर हमने एक स्वतंत्र देश का नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है, इसका मतलब बस ये था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा, मनमाना काम नहीं करना होगा। इसीलिए सरकारें आज भी हैं और हमारी भागीदारी सरकार में हो, इसकी व्यवस्था करने की बात की गई। लोग और उनके प्रतिनिधि के रूप में देखें तो कैसे संसद में हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, कैसे हमारी अभिव्यक्ति सुनिश्चित होती है और कैसे स्थानीय मामलों को संसद राष्ट्रीय स्तर पे डील करती है। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों के हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, इसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। लोकतंत्र के पीछे अगर मूल सोच की बात करें तो नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी ही इसकी मूल सोच थी। सार्वजनिक संस्थानों में नागरिकों की भागीदारी हो, आस्था हो, वो विश्वास करें। संविधान में जो कुछ भी संस्थाएं बनाई गई हैं उसमें लोगों का विश्वास हो, लोग उसके निर्णयों को माने, ये एक बड़ा सिद्धांत था। यहाँ पर मूल कर्तव्य में भी आप देखेंगे तो इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो व्यक्ति अपनी सरकार को मंजूरी कैसे देता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, उसके लिए हम निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोग संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसको आप लोकसभा चुनाव के रूप में देखते हैं जो प्रत्यक्ष होता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह सरकार बनाता है, इसमें अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। जिस दल के पास बहुमत होता है वो बहुमत का दल सत्ता पक्ष में होता है और वो सरकार बनाता है। बाकी जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के हिस्से होते हैं और सरकार हमेशा नियंत्रित होती है विधायिका से। सरकार का कोई भी निर्णय होगा, उस निर्णय की अनुमति इस संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अगर अनुमति दी जाती है तो ही सरकार वो निर्णय लेती है।
अर्थात सरकार भी मनमाना काम नहीं करेगी। हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो हमारी स्थानीय समस्याओं को देखते हैं और हमारी समस्याओं को वहां उठाते हैं, सरकार को बताते हैं, फिर सरकार उस पर निर्णय लेती है। बाकी लोग भी सहमति जताते हैं तो वो निर्णय आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से आम जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के मनमाना कार्यों पर नियंत्रण रखती है और ये आम प्रतिनिधि ही सरकार को जब अनुमति देते हैं वोटिंग के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, तब सरकार कोई काम करती है। देखिए, सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरीके से होता है इसको हम एक बार देख लें। हालांकि शुरुआत में कुछ चीजें हम लोगों ने देखी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो P2I बैच, जिसको हम फास्ट ट्रैक बैच के रूप में देखेंगे, 2026 के लिए 25 के लिए P2I फास्ट ट्रैक बैच आपके पास उपलब्ध है। 2026 के लिए P2I प्रतिज्ञा बैच आपके पास है और 2027 के लिए लॉन्ग टर्म बैच है। मतलब स्टडी है कि अभी भी आपको ऑफर कर रहा है कि अभी अगर आप 25 में एडमिशन नहीं ले पाए हैं और आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आप 25 नहीं भी दे रहे हैं तो आपका अटेम्प्ट खत्म हो रहा है और आपको ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप 25 देना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोर्स जो फाउंडेशन है वो 26 का मिल रहा है, प्रतिज्ञा बैच अब 25 का है नहीं, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा कि फाउंडेशन कराया जा सके। लिहाजा बहुत सारे लोग अब मैसेज भी कर रहे हैं कि सर 25 देना है, उसके लिए कुछ मिल जाए। तो अब 25 के लिए देखिए स्टडी IQ ने आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्स शुरू किया है। तो अगर आप 25 की तैयारी करना चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक को जो कोर्स है उस पे जाइए। अगर आप 26 के लिए चाहते हैं तो आपके पास प्रतिज्ञा प्लस बैच है और 27 के लिए चाहते हैं तो आपके पास लॉन्ग टर्म बैच है। तो तीनों ही ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तीनों ही बैच है। फास्ट ट्रैक बैच की एडमिशन लेने की अगर अंतिम तिथि देखेंगे तो वो 15 अक्टूबर 2024 है। मतलब अब फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं, उसमें क्या ही लेट करना, फटाफट जुड़िए। देखिए क्या है इसमें फीचर्स, लाइव क्लासेस हैं और 10 मोर फीचर्स और हैं जो आप इस PDF को डाउनलोड करिए स्टडी IQ के ऐप से या वेबसाइट से, फिर उसमें फीचर्स देखिए, कॉल करिए, ऐप के माध्यम से अपना एडमिशन लीजिए और जब एडमिशन लें आप तो एक काम कर लें, AP लाइव कोड का इस्तेमाल कर लें। इस कोड के कारण आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे प्रतिनिधियों को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा संसद भवन है और ये हमारा पुराना संसद भवन है। नया संसद भवन भी अब बनकर तैयार हो गया और वहां पर काम जो है वो शुरू हो गए। संसद के अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ 2 संसद भवन दिख रहा होगा, एक राज्यसभा है और दूसरी लोकसभा है, 2 हाउस है अपने पास। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों की बात है और देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन एक्स ऑफिसियो। वहीं लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसमें जो अध्यक्षता करता है उसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य अपने भीतर से करते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पे देखने को होती है। संसद की एक बार भूमिका देख लेते हैं, मुझे लगता है ये आप लोगों को ठीक से विजुअल हो रहा है। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता के आस्था का प्रतीक है, भारतीय जनता के आस्था का प्रतीक है। जनता को हिस्सेदारी और सहमति की बात करें तो हमारी संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व यही करती है। जनता द्वारा चुने गए लोग लोकसभा में बैठते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा के लिए किया जाता है। स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं सरकार तक यहीं से पहुंचती है। ऐसी तरीके से लोकसभा के इक्वल राज्यों में विधानसभा भी होते हैं, विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। विधानसभा के लोग भी स्थानीय स्तर पे राज्यवार समस्याओं का समाधान करते हैं। चूंकि हमारे यहाँ 2 सरकारें हैं, तो केंद्र सरकार की विधायिका संसद है, राज्य सरकार की विधायिका राज्य विधानमंडल कहलाता है। चुनाव की बात करें तो आमतौर पर 5 वर्ष पर लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं और ये 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है। आपातकाल के दौरान लोकसभा विधानसभा के जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। आगे भी बहुत कुछ है, ये सारी चीजें अगली कक्षाओं में पढ़नी है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया कि 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब जैसे हमने कहा कि लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है वर्तमान में,
तो पूरे देश को इस 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा और हर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति निर्वाचित होकर आएगा। जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा आमतौर पर वही जो है चुनकर यहाँ आएगा, और जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीट मिलेगी वो राजनीतिक दल सरकार बनाने का काम करेगा। बाकी जो लोग होंगे वो विपक्ष में बैठेंगे। जैसे राजनीतिक दल की बात करें, यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों की संख्या, एक चुनाव हुआ है, उस चुनाव में कुछ सीटें लोगों को मिली है, वो देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 22 सीट, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट को 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 404, जनता पार्टी को 10 और लोक दल को 3। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि 443 में से अगर 543 में से अगर आप बहुमत सरकार कौन बनाएगा, तो इसके लिए 273 सीटों की जरूरत होगी। 273 मतलब कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, इसको मेजोरिटी कहते हैं, बहुमत कहते हैं। 243 या इससे अधिक सीटें जिसके पास भी होगी वो सरकार बनाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 404 है, तो अकेले पूर्ण बहुमत है और सरकार इनके द्वारा बनाया गया होगा, जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, 514 सीटों पे कुल चुनाव हो पाया था। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, कैसे राष्ट्रीय सरकार चुनी जाती है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि सरकार के लिए हम कार्यपालिका का इस्तेमाल करते हैं पर्यायवाची रूप में। कार्यपालिका को ही वास्तविक अर्थों में हम सरकार कह लेते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन कार्यपालिका को हम वास्तविक अर्थों में सरकार कहते हैं। यहाँ पर देखिए भारत साफ साफ लिखा हुआ है, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, पता चलता है कि किस राजनीतिक दल को कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। चूंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, अब ये नहीं होते हैं आंग्ल भारतीय, इन्हें हम लोगों ने एक संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन किया और समाप्त कर दिया। अब 543 ही होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 272, जो मैंने बताया 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल अगर किसी एक दल को नहीं मिल रहा है तो गठबंधन करके ये संख्या जो प्राप्त करेगा वो सरकार बनाएगा और बाकी विपक्ष में बैठेंगे और कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उन सारे 543 सदस्यों के सामने उस पर बातचीत होगी, वोटिंग होगी, पारित किया जाएगा, पास होगा, तभी निर्णय कुछ आगे बढ़ेगा। 13वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम जो कि 1999 का है, तो इसमें देखिए दिया गया है कि कांग्रेस भाजपा के पास 182 सीट थी, बहुजन समाजवादी के पास 14 सीटें थी, मार्क्सवादी के पास 33, राष्ट्रीय कांग्रेस के पास 114, जनता दल के पास 21 और अन्य के पास 5। अब किसी को भी देखिए बहुमत नहीं मिला है। अब इसमें या तो 114 सीट पाने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस बाकियों को जोड़ के 273 की संख्या पे पहुंचे। अगर आप देखेंगे 14, 33, 21, 5 कठिन है, 182 सीट है, इनको बहुमत गठबंधन करने में आसानी होगी। ये इनको अगर जोड़ देते हैं तो इनका 273 की संख्या पा सकती है, तो सरकार इनके द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी भी क्षेत्रीय दलों को भी इतनी सीटें मिली थी तो बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अब कार्यपालिका का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा ही करती, जिसको आप सरकार कह रहे हैं, राष्ट्रीय सरकार। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है। जैसा आपने पहले अध्याय में पढ़ा, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर कार्यपालिका ही आती है, पहले भी मैंने आपको बताया। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों और मंत्रियों का चुनाव भी करता है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें अपॉइंट कराता है। प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले लागू किए जाते हैं। अब देखिए, ये जो मोटे मोटे आप पढ़ रहे हैं, ये ऐसा है नहीं, जब ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे, तो बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री जो है वो किस स्थिति में कैसे काम करता है, कैसे काम कराता है। वास्तविक अर्थों प्रधानमंत्री का नाम से कोई काम नहीं होते, लेकिन सारे काम यही करता है, लेकिन उस काम को वास्तविक अर्थों में संवैधानिक मुखिया होने के कारण राष्ट्रपति करता है। इस तरीके से चीजें खुलेंगी आपकी, इस तरीके से चीजें खुलती जाएंगी, ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, वित्त, ये सब जिम्मा सरकार कार्यपालिका ही संभालती है। हाल के सालों में काफी बार एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन करके काम चलाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार या साझा सरकार के रूप में भी जाना जाता है।
इसी तरीके से हमारे पास सचिवालय भी है। केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक है और एक का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो साउथ ब्लॉक आपको दिखेगा चित्र में, और जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं साउथ ब्लॉक में। नॉर्थ ब्लॉक में देखेंगे तो वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय भी नई दिल्ली में ही आपको देखने को मिलता है, अन्य मंत्रालय भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। ये सचिवालय है, ये मंत्रालय है, और जो कार्यपालिका है उनका जो मुख्य कार्य है वो इन्हीं सचिवालयों से होता है। और इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के भी होते हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यहाँ से चुने हुए लोग मंत्रियों के सचिव बनते हैं। मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री के भी जो सचिव होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं, वो सब आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है निर्णयों में। अब आप बात करते हैं राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व का काम करती है। राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए इसकी भी अनुमति जरूरी है। राज्यसभा से जब मंजूरी मिल जाती है तब वो दोनों सदन से मंजूरी होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और कानून बन जाता है। इसमें देखा जाए तो राज्यसभा जो होती है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य के जो विधानसभा होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं उनके लोग, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में हम जानते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत भी करता है राज्यसभा में, जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि में ख्याति लब्ध हो, समाज सेवा आदि में ख्याति लब्ध हो, उनको मनोनीत करता है। और इनका काम है, इन्हें द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है। किसी भी विधेयक पे अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा सहमत नहीं है तो उसमें ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है। हमारे राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उन्हें अगर ये प्रतीत हो गया कि किसी विधेयक पे लोकसभा राज्यसभा सहमत नहीं है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। फिर ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में उस पर निर्णय दोनों सदन एक साथ बैठकर लेते हैं। ठीक। संसद की कार्रवाई कैसे चलती है तो हम लोग सत्र की बात करते हैं। संविधान में अपेक्षा की गई है कि दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर ना हो, लेकिन हम लोग ऐसे सत्र 3 बार करते हैं और 3 सेशन बुलाते हैं। बजट सत्र पहला होता है, मानसून सत्र होता है, फिर शीत सत्र होता है साल में। सत्रों में काम कैसे होता है तो सत्रों में काम होता है, सत्र का जो सेशन होता है उसका जो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल होता है, फिर शून्यकाल होता है, फिर बाकी काम किए जाते हैं। प्रश्नकाल में क्या होता है, प्रश्नकाल में मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से जो सदस्य हैं वो सवाल पूछते हैं मामलों पे। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें प्रश्नकाल होता है, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है प्रश्नों के माध्यम से, और इसी माध्यम से कार्यपालिका नियंत्रित भी होती है, मनमाना काम नहीं कर सकती। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने को मौका मिल जाता है। सरकार से सवाल किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो पूछे। लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालन में विपक्षी दलों की अहम भूमिका होती है, विशेषकर प्रश्न उनके द्वारा लाए जाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं, अपनी नीतियों का जन समर्थन जुटाते हैं, अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। अब अगर देखा जाए कि जो सवाल है, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिल जाता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है, दुरुस्त रहती है, फुर्ती रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित मामलों में भी मंजूरी संसद ही देती है। कोई भी एक भी रुपया आप संचित निधि से नहीं निकाल सकते। अगर धन विधेयक नहीं लाया गया, धन विधेयक लाया जाता है, उस पर वोटिंग होती है और तब जाके पैसे निकलते हैं। तो सार्वजनिक वित्त को भी मंजूरी देने का काम इन्हीं का होता है और सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित, सूचित करने में सांसदों की अहम भूमिका होती है। यही भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है, जहां पर लोगों की मंशा प्रतिनिधियों के द्वारा सदन में स्थापित किए जाते हैं और सरकार हमें कहीं ना कहीं निर्णय में भागीदार हम बन पाते हैं इस माध्यम से। अगला काम संसद का कानून बनाना होता है, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना, सार्वजनिक वित्त को मंजूरी देना, कानून बनाना। कानून बनाने का काम तो सबसे महत्वपूर्ण है। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि के सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है, क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी बढ़ गए हैं, हर समूह तबके के लोग संसद में पहुंच रहे हैं
SC/ST की बात करें तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत इन्हें आरक्षण ही मिला है। अगर ठीक संख्या की बात अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि 80 से ज्यादा सदस्य SC से और 47 के आसपास के सदस्य ST से ये रिजर्व सीटें हैं। इतने लोग तो संसद में चुनकर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, देखने में ये भी आया है कि जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं भी कर पा रहा है, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के हित के बजाय कई बार वो अपने हितों को अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। तो ये आलोचना भी हमें देखने को मिलती है। एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज नहीं उठाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी देखा जाए तो आरक्षित कर दी गई है। सारी बातें मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बताया। हाल ही में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किया गया था। 105वें छठे संविधान संशोधन के माध्यम से हमने पास भी कर दिया है बिल, और अगले लोकसभा से उसे लागू करने का प्रावधान भी है, जिसे आप लोग नारी वंदन योजना, नारी वंदन अधिनियम के नाम से आप लोग जानते हैं। नारी वंदन अधिनियम के नाम से आप लोग जानते हैं, जो अभी संसद में पास किया गया है। आखिरी संविधान संशोधन महिलाओं के आरक्षण से संबंधित ही था। तो ये थी पूरी बातें, संसद क्या काम करती है। तो आपने 3 मोटे मोटे काम देखे कि सरकार को, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, सार्वजनिक वित्त को प्रबंधित करती है, अनावश्यक खर्चों को रोकती है और हर खर्चे के लिए सरकार को मंजूरी देती है और इस तरीके से नियंत्रण स्थापित करती है। पहला सवालों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करना, दूसरा वित्त पर नियंत्रण स्थापित करना और तीसरा कानून बनाना, और मनमाना कानून नहीं बनाने देती है, उस पर भी नियंत्रण स्थापित करती है। तो ये था आपकी NCERT क्लास 8 पॉलिटी अध्याय 3 यूनिट 2, और जिसके अंतर्गत हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, इन 3 कामों के लिए संसद की महती आवश्यकता है। चुनाव प्रक्रिया आगे बड़ी कक्षाओं में ज्यादा स्पष्टता से आपको पढ़ने को मिलेगा। अब जो ये कानून बनाती है वो कानून कैसे बनता है, कानून क्या होता है, उसकी समझ हम लोग अगले यूनिट 2 अध्याय 4 में पढ़ेंगे कि कानूनों की समझ क्या होती है। एक बार मैं फिर से आपको आमंत्रित करूंगा एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ कि आप अगर चूक गए हैं, 2025 का आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं और आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, आपकी एज निकल रही है, एग्जाम देना जरूरी है, और ऐसा भी आप सोचते हैं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा हो सकता है, थोड़ी बहुत तैयारी है, एक बार आपको मार्गदर्शन मिल जाए तो स्टडी IQ आपके इस बात को ध्यान में रखते हुए 2025 के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स लेके आया है। एडमिशन की आखिरी डेट 15 अक्टूबर है, मतलब आज के दिन है। 26 के लिए प्रतिज्ञा बैच है, फाउंडेशन कोर्स है, और 27 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच है। स्टडी IQ के ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, सर्च करिए, देखिए, थोड़ा सा यूज टू होइए, PDF डाउनलोड करिए। एक तो लाइव क्लासेज है ही हैं, 10 और मोर फीचर्स हैं, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो जुड़िए, क्लास को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। कंटिन्यू ये क्लास अब आपको मिलेगी। बस इस क्लास का समय अब हो गया है सुबह 8 बजे, ठीक है। शाम को 6 बजे के बजाय इस क्लास का अब टाइमिंग सुबह 8 बजे है, तो 8 बजे जुड़िएगा, लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।